अचानक प्रतियोगिता के मैदान में चारों ओर राक्षसों की जोरदार जयकारों की गूंज फैल गई। तेजस को ऐसा लगा जैसे वह जानवरों की भीड़ में आ गया हो। एक विशाल दानव जो लगभग 4 मीटर ऊंचा था, भीतरी घेरे में प्रवेश कर गया। उसकी उपस्थिति एक जंगली आभा फैला रही थी जो उसकी अपार शक्ति को उजागर कर रही थी। उसका पूरा शरीर काले फर से ढका हुआ था और उसने केवल चमड़े की एक जोड़ी शॉर्ट्स पहन रखी थी। उसकी छाती पर सफेद फर ने एक बड़ा वी आकार का पैटर्न बनाया हुआ था। तेजस ने पहचान लिया कि यह एक भालू राक्षस है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का भालू है और केवल उसकी उपस्थिति से अधिक नहीं बता सकता था। यह बरसर्क भालू कबीला है जो भालू राक्षसों के बीच सबसे शक्तिशाली में से एक माना जाता है। वास्तव में वे शाही भालू कबीले के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वे स्वाभाविक रूप से भारी ताकत से संपन्न होते हैं और परिपक्व होने पर स्वाभाविक रूप से छठे क्रम तक पहुंच जाते हैं, सीमा ने धीरे से कहा। तेजस ने इस जानकारी को याद रखा। वयस्क छठे क्रम के राक्षसों का यह कबीला वास्तव में बहुत भयानक था। बरसर्क भालू दानव अब अखाड़े के बिल्कुल बीच में खड़ा था। उसने आसमान की ओर दहाड़ लगाई और उसकी शक्तिशाली ध्वनि तरंग ने आसपास की सभी जयकारों को दबा दिया। कम से कम 7वें क्रम का राक्षस, आदित्य राज ने फुसफुसाया। यह स्पष्ट था कि बरसर्क भालू कबीले का यह सदस्य कुलीन वर्ग से था। टकराव प्रतियोगिता, वही पुराने नियम। टक्कर का बिंदु मेरे पैरों के नीचे का यह घेरा है। घेरे का किनारा टक्कर के बाद माप के लिए शुरुआती बिंदु होगा। जो भी किनारे के करीब होगा वह विजेता होगा। बरसर्क भालू कबीले के ताकतवर ने गहरी आवाज में घोषणा की। तेजस ने देखा कि उसके पैरों के नीचे लगभग 3 मीटर व्यास वाला एक वृत्त था। इसका मतलब था कि दोनों पक्ष एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगे और वृत्त के भीतर टकराएंगे। टक्कर के बाद जो भी दूर उड़ेगा वह हार जाएगा। इसका यह भी अर्थ था कि जो भी खिलाड़ी अधिक तेज होगा और घेरे में अधिक अंदर तक प्रवेश करेगा, उसे थोड़ा लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, यह केवल ताकत की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि गति की भी प्रतियोगिता थी। तीसरे क्रम के लोग अब नामांकन कर सकते हैं। जो भी लगातार 10 मैच जीतेगा या जिसके सामने कोई चुनौती नहीं होगी, वही आज का विजेता होगा। बरसर्क भालू ने हाथ हिलाकर घोषणा की और टकराव प्रतियोगिता शुरू कर दी। तेजस ने आदित्य राज से पूछा, गुरुजी, क्या टकराव प्रतियोगिता में हम टकराव के दौरान तकनीक का उपयोग कर सकते हैं? क्या हम प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए जन्मजात क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल। राक्षस युद्ध कौशल को सबसे अधिक महत्व देते हैं। टकराव प्रतियोगिता भले ही एक साधारण प्रतियोगिता हो, लेकिन अगर आपके पास कौशल है तो आप किसी भी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जीतने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। राक्षसों का नियम हमेशा जीत को ही मानता है, न कि आपने इसे कैसे हासिल किया। आदित्य राज ने उत्तर दिया। तेजस ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद पूछा, गुरुजी, क्या मैं नामांकन कर सकता हूं? हम? आदित्य राज चौंक गए और सीमा ने तुरंत तेजस की ओर देखा। आप नामांकन करना चाहते हैं? सीमा की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। मैं प्रयास करना चाहता हूं। इसमें पुरस्कार जीते जा सकते हैं। तेजस ने दूर एक मेज पर पुरस्कार की ओर इशारा करते हुए कहा। आदित्य राज ने सीमा की ओर देखा, जिन्होंने थोड़ा सिर चिढ़ाया और कहा, सामंत भी भाग ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर राक्षसों के साथ मुकाबला करना मुश्किल होता है। इसके अलावा उनके पास एक दूसरे के प्रति कोई शर्म नहीं होती, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वे सामंतों से लड़ते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं। अगर तुम मारे गए तो कोई भी आंख नहीं झपकाएगा। क्या तुम सच में कोशिश करना चाहते हो? तेजस ने सिर हिलाया। मैं इसे आजमाना चाहता हूं। गुरुजी, मैं काफी आश्वस्त हूं। अगर मैं जीत भी न पाऊं तो भी मुझे बुरी तरह हारना नहीं चाहिए। आदित्य राज ने तेजस की क्षमताओं को समझते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम सक्षम हो, लेकिन ताकत के मामले में तुम। तेजस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं ताकत को नियंत्रित करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करूंगा। आपने कहा है कि टकराव प्रतियोगिता सिर्फ परिणाम की परवाह करती है, प्रक्रिया की नहीं, तो मुझे लगता है कि मेरे पास जीतने का मौका है। अगर आज आन्या से उसकी मुलाकात नहीं होती तो वह कभी भी टकराव प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में नहीं सोचता। अपनी सुरक्षा के लिए कोई उपाय करने से पहले उसने कम प्रोफाइल में रहना ही उचित समझा, लेकिन आज आन्या को देखकर उसके दिल में लड़ने की इच्छा जाग उठी।
समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब वह आराम से सदना नहीं कर सकता। चाहे जोखिम उठाना पड़े, लेकिन उसे जल्दी से मजबूत बनना होगा। तभी वह आन्या के करीब आ सकेगा और उसकी रक्षा कर सकेगा। सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? चाहे आप जीतें या हारें, यह वास्तव में समझदारी की बात नहीं लगती। तेजस ने अपनी कमीज के नीचे से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे त्रिकोण के आकार में मोड़ा, अपना चेहरा ढंका और उसे अपने सिर के पीछे बांध लिया, जिससे उसका चेहरा लगभग छिप गया। टीचर, आंटी सीमा, मैं प्रतियोगिता के बाद अकेला ही लौटूंगा। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह मेरी पहचान उजागर नहीं होगी, तेजस ने कहा। आदित्य राज ने एक क्षण सोचा और कहा, आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहना। क्या तुम तीसरे या चौथे क्रम की लड़ाई में उतरने की योजना बना रहे हो? यदि यह तीसरा क्रम है तो तुम अपनी ताकत को बेहतर ढंग से छिपा सकते हो और शायद तुम्हें खोजा नहीं जा सकेगा। तेजस ने जवाब दिया, मैं चौथे क्रम के लिए जा रहा हूं। वहां पुरस्कार बेहतर हैं। गुरुजी, मैं चलता हूं। यह कहकर वह नीचे झुक गया और भीड़ में गायब हो गया। क्या तुम सच में उसे भाग लेने दे रहे हो? सीमा ने आदित्य राज की ओर देखते हुए अविश्वसनीयता से पूछा। और चौथे क्रम के बारे में क्या? क्या उसके पास वास्तव में चौथे क्रम के राक्षस की ताकत है? आदित्य राज ने सिर हिलाया और कहा, ईमानदारी से कहूं तो तेजस सामान्य जान को चुनौती देता है। वह भले ही केवल 9 साल का है, लेकिन वह मेरे अन्य छात्रों की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व है। भले ही उसने मेरे साथ केवल 1 वर्ष ही अध्ययन किया है, वह हमेशा मुझे ऐसा आभास देता है कि वह जो भी करता है पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसके पास अपनी कोई योजना होगी। पिछले 1 साल से आदित्य राज ने तेजस और बाकी 4 को ज्ञान के सभी पहलुओं से परिचित कराया था, इसलिए यह नहीं था कि तेजस को सब कुछ पता था। हालांकि तेजस ने जो कुछ भी सीखा था, उसकी बदौलत उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था और वह अब 5वें क्रम तक पहुंचने के कगार पर था। यह सब केवल 1 साल में हुआ था और आदित्य राज ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए तेजस और बाकी 4 बच्चों के प्रति उसकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से अलग थीं। वह जानता था कि तेजस चौथे क्रम में पहुंचने की क्षमता रखता है। चौथे क्रम में 9 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर पर उत्पन्न होने वाली राक्षस जातियों को छोड़कर वह किसी भी जाति की कल्पना नहीं कर सकता जिसका विकास इतना तेज हो। जाहिर है, उसने कभी भी 9 साल के विंडवुल्फ को चौथे क्रम तक पहुंचते नहीं देखा था। विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक मानव बच्चा, तेजस वास्तव में विंडवुल्फ कबीले के अपने बच्चों से आगे निकल गया था। एक जागीरदार जाति के लिए ऐसी स्थिति लगभग असंभव थी, जिससे पता चलता है कि तेजस की प्रतिभा कितनी असाधारण थी। आदित्य राज भी अपने शिष्य की ताकत की पूर्ण सीमा को नहीं समझ पाए थे। हाल ही में तेजस ने व्यावहारिक युद्ध कक्षाओं में केवल मामूली भाग लिया था। आज जब तेजस ने सक्रिय रूप से टकराव प्रतियोगिता में भाग लेने का अनुरोध किया, आदित्य राज को यह जानने की इच्छा थी कि वह कितनी दूर जा सकता है। यह एक बड़ा जोखिम नहीं था। तेजस भीड़ के बीच से निकलते हुए प्रतियोगिता के पुरस्कार नियमों के बारे में जान चुका था। प्रतियोगिता का स्तर चाहे जो भी हो, एक जीत के साथ एक एथरहॉर्न सिक्का प्राप्त होगा। एक अमीर दानव कबीले के लिए यह कोई खास बात नहीं हो सकती, लेकिन उसके जैसे जागीरदार के लिए यह इनाम बहुत महत्वपूर्ण था। जब वह पंजीकरण क्षेत्र में पहुंचा तो उसने देखा कि कई मनुष्य और अन्य जागीरदार जातियों के सदस्य पंजीकरण करवा रहे थे। सभी का लक्ष्य एक लड़ाई जीतकर एक एथरहॉर्न सिक्का प्राप्त करना था। हर स्तर की प्रतियोगिता में केवल अंतिम विजेता को नेचुरे सिक्का प्राप्त होता था। जितना ऊंचा क्रम, उतना अधिक नेचुरे सिक्कों में पुरस्कार। इसके अतिरिक्त विजेता वास्तव में उन नेचुरे सिक्कों का चयन कर सकते थे जो उनके मौलिक गुणों के अनुकूल हों। हालांकि तेजस की प्रतियोगिता में भाग लेने का मुख्य कारण एथरहॉर्न या नेचुरे सिक्के नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अन्य दानव जातियों की रक्तरेखा शक्तियों को अवशोषित करने का अवसर चाहता था और उन्हें रक्तरेखा छापों में बदलना चाहता था। इससे उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना में वृद्धि होगी और उसे कई अन्य क्षमताएं भी प्राप्त होंगी। विभिन्न कौशलों के अलग अलग उपयोग थे और अन्य राक्षस जातियों की जन्मजात क्षमताओं की अपनी शक्ति थी। जितनी अधिक क्षमताएं उसके पास होती, उसका नियंत्रण उतना ही मजबूत होता। उदाहरण के लिए,
उसके विंड वुल्फ वंश द्वारा दी गई विंड ब्लेड की शक्ति चौथे क्रम के आसपास थी। वहीं फ्लैश लेपर्ड जाति के तेंदुआ फ्लैश की शक्ति मुश्किल से चौथे क्रम तक पहुंच रही थी। अंततः जब ललित ने तेजस से भिड़ंत की तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी वंश शक्ति कमजोर हो गई थी। ये रक्त रेखा छापें एक ही प्रकार की क्षमता को और अधिक ग्रहण करके विकसित हो सकती हैं, जिसे तेजस ने पवन भेड़ियों पर प्रयोग करने के बाद पूरी तरह से समझा था। इसलिए उसकी प्रतियोगिता में भाग लेने का प्राथमिक उद्देश्य अपने विरोधियों की रक्त शक्तियों को अवशोषित करना और इस क्षेत्र से निकलने के बाद अधिक शक्तिशाली बनकर लौटना था।